नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों ये जो है मैं प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको मैं करा रहा हूँ। 15 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट मैंने करवा दी है। आप जाके प्लेलिस्ट जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख लीजिए, ठीक है। और संविधान से रिलेटेड भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाके उसको जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य, कृत्य का मतलब होता है कार्य, ठीक है, कौन सा ऐसा काम है जो किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है। मतलब कौन से ऐसे काम है नीचे दिए हुए में से जो कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता मतलब सिटीजनशिप को खत्म कर सकते हैं। तो इसमें पहला है आंसर, पहला आपका ए ऑप्शन दे रखा है, यह है नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। इसका मतलब यह है कि कोई भी नागरिक है, अगर है कोई सिटीजन है, उसने संविधान का आदर ना किया हो, संविधान को गलत तरीके से कुछ इंटरप्रेट किया हो या गलत करा हो, तो जो है क्या उसके प्रति हो सकती है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। फिर इसमें से बी है, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। बिल्कुल सही है। ये भी एक है कि भाई युद्ध के समय जो है किसी नागरिक ने, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का जो है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक वॉर जो है, मान लीजिए वॉर जोन में है इस समय, और कोई ऐसा नागरिक मिलता है जो कि जिस पता चलता है कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो उसकी सिटीजनशिप जो है सरकार छीन सकती है। देखिए इसमें भी ऐसा नहीं कि जान मतलब छीनना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है चीजें होती हैं, ये सरकार के स्वेच्छा के ऊपर होती हैं, सरकार के ऊपर होती हैं कि वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें ए और बी दोनों ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंसेप्ट, ठीक है। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जो है वो हमारे संविधान में पार्ट 2 में दे रखा है, भाग 2 में इसका दे रखा है। यह आपका आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। ये जो होती है, ये तो होती है आपकी बेसिक चीज है। बाकी नागरिकता के लिए मैंने संविधान के लिए, संविधान में नागरिकता के लिए मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना के डाल दी है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद है भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में, मतलब भारतीय दंड संहिता का मतलब होता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसमें दे रखा है आपका आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है, धारा का मतलब होता है सेक्शन, ठीक है। एक सेक्शन यह कहता है कि अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। इसका क्या मतलब है, मैं कहता हूं कि जीएस को अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो जो है आंसर अपने आप ही आने लग जाते हैं, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति बी आता है, बी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है या फिर कोई भी है, उससे ये कहता है कि यार ये जो है ये वाला काम, ये चोरी करते हैं या फिर चेन स्नेचिंग करते हैं, तो यदि ये हामी भी भर देता है, तो एक्ट करता भी नहीं है, चेन स्नेचिंग करता भी नहीं है, लेकिन अगर हामी भी भर देता है, तब भी जो है आईपीसी के अंदर जो है इसको सजा दी जा सकती है। फिर इसका बी क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है, ठीक है। मतलब इसमें जो बात कही जा रही है वो आत्महत्या की बात कही जा रही है, ठीक। तो देखिए, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आईपीसी पूरी डिटेल में पढ़ा दो। देखिए अभी आप समझ नहीं रहे हैं, अभी आपको सो बस ये है कि कैसे भी कैसे जो है मेरी लंबी लंबी क्लास चलती रहे, मेरा सिलेबस हो जाए कंप्लीट, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। आप खुद देखिए इस चीज को कि अभी तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन सिलेक्शन वही लेके जाएगा जो बहुत ही कंसेप्ट वे में और बहुत ही कम पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। आईपीसी तो पूरी आईपीसी जो है वो एक सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई जाती है, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी क्लासेस चलती हैं आईपीसी की, जो है वो पूरी लंबा मतलब एक तरीके से एपीओ जो होता है, ठीक है, एक दरोगा जो होता है, दरोगा एपीओ, इन सबको जो सेक्शन पता होनी चाहिए वो लड़कों को पढ़ाई जाती हैं, तो वो ठीक नहीं है। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें एक धारा ये दे रखी है, बिल्कुल सही बात है। ये चीजें जो हैं अगर आपकी, ये मुख्य चीजें, अब इसमें आत्महत्या की बात करी जा रही है। आत्महत्या तो आपको पढ़ानी, आत्महत्या, लूट, ठीक है, और मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये कुछ धाराएं हैं जो कि पढ़ानी आवश्यक है और यही पढ़ानी चाहिए, क्योंकि सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब आत्महत्या जो है वो सेक्शन 309 में दे रखा है, ठीक है, आईपीसी के सेक्शन 309 में दे रखा है, ठीक है। और आपको भी पता होगा कि आत्महत्या जो है एक अपराध है, ठीक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ए और बी बोथ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा धुंधला है, लेकिन मैं पढ़ देता हूं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य, वक्तव्य का मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं ये स्टेटमेंट भारतीय संविधान में स्थित
राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये तो इतना फेवरेट टॉपिक जो है भर्ती बोर्ड वो उस जो भी कंपनी ने जिसने भी आपका जो है संविधान का बनाया था, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे आए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व मैंने क्लास ले ली है, आप जाके उसको देख लीजिए। में निर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है, मतलब ये कह रहे हैं कि डीपीएसपी जो होता है, इसको इंग्लिश में डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें नीचे जो चीजें दी गई हैं कौन सी उल्लिखित हैं, कौन सी दे रखी हैं, ठीक है। तो ए हम पढ़ते हैं सीधा। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित साध्य हो, ठीक है। यह आता है आपका 39B। आप जाके मेरी डीपीएसपी क्लास देखो, मैंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है बी ये कह रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, मतलब कंसंट्रेशन ना हो कि एक ही आदमी ए और बी, ठीक है, ए अमीर की लिस्ट में आते हैं, बी गरीब की लिस्ट में आते हैं। ये नहीं है कि 99% पैसा जो है अमीरों के पास चला जाए और 1% पैसा गरीबों के पास चला जाए, ऐसा सरकार इस चीज को ध्यान रखेगी। तो इसका आंसर है, अब ये बी वाला जो है 39C में, आप आर्टिकल 39C में आप देखेंगे तो यही बिल्कुल डिट्टो यही स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर है आपका बी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको देखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची, मैंने आपको बार बार बताया, जो अभी तक मैंने जितने भी आपको जो भी मैंने सेट कराए हैं उसमें मैंने बताया कि सूचियां, ठीक है, सूचियां जो हैं उससे क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ठीक। अब इससे देखिए संघ सूची से क्वेश्चन आ गया। अब संघ सूची में क्या है कि भाई पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, ठीक है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, फिर है सी दिवालियापन और शोध अक्षमता, और फिर है डाकघर बचत बैंक। इन चारों में से आपका जो है संघ सूची के अंतर्गत कौन सा आता है, तो ये डाकघर बचत बैंक जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। जब मैं संविधान की आगे क्लास लूंगा तब मैं आपको सूचियों के बारे में जब बताऊंगा तो उसी में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सूचियां तो बहुत सारी हैं संघ सूची में, लगभग देखिए पहले तो ये देख लेते हैं बेसिक संघ, ये 3 तरीके की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। 3 तरीके की मुख्यतः सूचियां होती हैं। इसमें 100 विषय हैं, इसमें आपका 61 विषय हैं और इसमें 52 विषय हैं, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये कानून बना सकते हैं। अब सूचियां जब बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा तो 100 विषय थोड़ी ना आप याद करने जाओगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। मतलब कौन से अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश काल में प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट जो चुनाव होते हैं उनकी अनुमति दी गई, जो कि लोगों की संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर उनसे कहा जाता है कि आप वोट दे सकते हो अगर आपके पास इतने पढ़े लिखे हो, इतनी संपत्ति है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 1919 का जो एक्ट था उसमें जो है लिखा हुआ था ये, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, हिस्ट्री के जब एक्ट पर बताऊंगा तो एक्ट में ये चीज लिखी हुई थी कि जैसे कि 1919 के एक्ट में कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो है अब लोगों को अनुमति दी जाएगी कि वो प्रत्यक्ष चुनाव कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कभी कभी क्या आ जाता है, क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि ब्रिटिश काल में, ठीक है, कंपनी जो थी, ब्रिटिश काल में कंपनी जो थी उससे चीन और चाय के अलावा संपूर्ण जो व्यापार का एकाधिकार था वो छीन लिया गया, ठीक है। तो 1913 के एक्ट से चीन और चाय को छोड़कर सारा जो व्यापार के ऊपर एकाधिकार था वो छीन लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है, किस वायसराय, ठीक है, वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय हो गया था, ठीक है। तो ये प्योर आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी कौन सा टॉपिक है, ये जो आप जब वायसराय और आपका गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, ठीक है, वायसराय और गवर्नर जनरल पढ़ेंगे उसमें ये बताया गया। तो इसका आंसर आपका लॉर्ड एलिगन, ठीक है, लॉर्ड एलिगन ने जो है ये आपका 1861 से लेके 62 के करीब ये रहे थे और फिर इन्होंने जो है उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था। 7वां क्वेश्चन, ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में डैश की स्थापना की गई है। इनका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो लोग सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना जमा नहीं कर पाते हैं।
कहने का मतलब यह है कि ये आरटीआई एक्ट से, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है। और इसमें वो ये कह रहा है कि एक ऐसा मतलब आपका निकाय मतलब इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसमें अगर कोई लोक सूचना अधिकारी, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर होता है, उसके पास अगर वो अपनी अपनी शिकायत नहीं जमा कर पाता है तो वो कहाँ जा सकता है, ठीक है, तो वो जा सकता है केंद्रीय सूचना आयोग में जा सकता है वो सीधा। फिर 8वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं हर सेट में ये क्वेश्चन आपका है रिपीटेड, ठीक है, एक एक क्वेश्चन एक ही आया है, दो नहीं क्वेश्चन आया, एक ही आया। इस यातायात का संकेत का अर्थ क्या है, ठीक है। अब संकेत का क्या सीन है कि जब आपको ट्रैफिक बताया जाएगा, ट्रैफिक वाला जो टॉपिक बताया जाएगा जो कि मूल विधि का वो है, ठीक है, मूल विधि में जब ट्रैफिक बताया जाएगा तो उसमें आपको जो है लगभग 50 से 60 सिग्नल जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीजें वो आपको बता दी जाएंगी, एक ही वीडियो में आपका ये खत्म हो जाएगा। ज्यादा आपको अब ये नहीं जानना है कि ट्रैफिक कब आया, सबसे पहले किसने करी, ये सब चीजें फालतू की होती हैं, ठीक है। तो इसमें इसका जो आंसर है वो है आगे रास्ता फिसलनदार है, ठीक है। कुछ कुछ देखिए क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो देखने से पता चल जाते हैं, लेकिन तब भी आप उनको ध्यान से देख के जाइएगा। 9वां क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य में डैश शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है। देखिए यहां बात हो रही है इमरजेंसी की, ठीक है, आपातकाल, आपातकाल की बात हो रही है, ठीक है। आपातकाल 3 तरीके के होते हैं, 352, 356 और 360, इनमें आपका अनुच्छेदों में दिया गया। 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी, इसमें क्या है, स्टेट इमरजेंसी, और इसमें क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसमें कह रहे हैं कि 356 में क्या दिया है, तो स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी इसको ही आपको जो है राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, तो इसका आंसर है आपका सी। 10वां राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। अब इसको अगर ध्यान से ये देखिए एक साथ में आपका जो है शब्द दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हटा दिया गया, उसको बर्खास्त कर दिया गया है, तो भाई राज्य के काम तो चलेंगे, राज्य के कामों के लिए भाई पैसा जरूरी है, क्योंकि काम तो सब चलते ही रहते हैं, तो उनके लिए बजट जब होगा तो वो कहां पेश करा जाएगा, तो वो लोकसभा में पेश करा जाता है, ठीक है, वहां जो राष्ट्रपति जो होगा वो लोकसभा में उसको पेश करवाएगा। 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन सीधा इकोनॉमी से आ रहा है, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कौन सा विदेशी निवेशक, इसका इंग्लिश में मतलब होता है कि आपका फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है, ठीक है। मतलब आप ये है कि इसमें ही पूछ रहा है कि कौन से ऐसे, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन सा ऐसा नहीं है, मतलब अगर कोई बाहर का आदमी, कोई फॉरेनर अगर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो इसको एफडीआई बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, कौन सा ये है कि उसको सोर्स बोला जाएगा। पहला है निर्यात के कारण विदेशी संस्था द्वारा प्राप्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा का आय पूंजीकरण, मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हमने ए कोई सामान बनाया और हमने बी किसी देश में बेच दिया, ठीक है, अब वहां से जब सामान बेचा तो पैसा तो आएगा ही, तो इसको भी जो है एफडीआई बोला जाता है। फिर दूसरा है वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा का आय का आगमन, मतलब जो बैंक्स होती हैं, ठीक है, बैंक्स होती हैं, तो अगर बैंक में कोई बाहर से पैसा आ रहा है तो वो भी एफडीआई के रूप में ही आता है, एफडीआई के रूप में उसको काउंट करा जाता है। सी है भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना, ठीक है, ये कुछ समझ में नहीं आया भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, हमारा जो कोई इंस्टीट्यूशन का शेयर है, 10 शेयर है, वो हमने विदेशों से बदल लिए 8 शेयरों से, क्योंकि उनकी करेंसी हाई है, तो ये जो है आपका एफडीआई में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ नया पैसा नहीं आ रहा है, हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं उसको। और फिर है किसी अधिकृत विक्रेता से तटवर्ती क्षेत्र में विदेशी मुद्रा खरीदना, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका एफडीआई का सोर्स माना जाएगा, ठीक है। 11वां है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष आपका मोंटेक सिंह आलूवालिया थे, क्योंकि योजना आयोग जो है आपका 2014 में इसको खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया था, नीति आयोग, ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छा क्वेश्चन है, मोंटेक सिंह आलूवालिया जो है इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। फिर आपका है 13वां क्वेश्चन है डैश वह सुविधाएं लाभ है जो नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी देता है द्वारा कर्मचारियों के को वेतन के अतिरिक्त नकद सेवाओं के रूप में दिया जाता है, उदाहरण के लिए मुफ्त भोजन, गाड़ी, ड्राइवर, अधिकाधिक कार्य हेतु लैपटॉप। मतलब अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और वो कंपनी आपसे ये कहती है कि ठीक है भाई तनख्वाह आपकी अलग है और तनख्वाह के अलावा आपको कैब लेने आएगी, ठीक है, और आपको खाना बीच में जो लंच होता है वो दिया जाएगा और आपको काम के लिए लैपटॉप दिया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपके अनुलाभ, ठीक है।
उसके बाद 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सत्ताधारी दल, मतलब सत्ताधारी मतलब जो इस समय सत्ता में है, जैसे मान लीजिए यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी की पार्टी की सरकार जो है वो राज कर रही है, तो उसको सत्ताधारी दल बोला जाएगा, को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों, ठीक है, में राजनीतिक नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था एक मामले में कि भाई जो गवर्नमेंट जो रन कर रही है, जिस पार्टी गवर्नमेंट रन कर रही है, उसके अगर आप सरकारी पैसे से पोस्टर लगाते हो तो उसमें जो है वो व्यक्तियों, राजनीतिक नेताओं के फोटो वोटो नहीं होंगे। ठीक, ये अब क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ये भी मूल विधि से आपका है, ये भी मूल विधि से, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ठीक, बाकी बच्चे या फिर जो जहां भी वो अपना जहां से भी उनका सोर्स है वो क्या करेंगे, अब एक तरीके से ये वाद हैं, ठीक है, ये वाद हैं, इन वादों को ही कम से कम वो 250-300 वाद पढ़ा देंगे, जबकि ये इतना इंपॉर्टेंट वाद है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाद ही आपको याद करने हैं, आपको फालतू के वाद याद नहीं करने हैं। मैंने आपको बताया ये सब चीजें ऐसी हैं, सबसे पहले आप अपना संविधान अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मूल विधि करा दूंगा, मैं आपको कराऊंगा। मूल विधि जब कराऊंगा तब आप खुद देख लेना कि कितना सिंपल तरीके से चीजें जो है वो स्मूथली आपकी रन करती हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, ठीक है। फिर आपका है 15वां क्वेश्चन, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। नीलगिरी पर्वत के उदाहरण है, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत, जब मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा पर्वत कौन से होते हैं और कौन कौन से तरीके के होते हैं, तब आपको बता दूंगा मैं कि अवशिष्ट पर्वत। पहले मैं बताता हूं अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है। जब हमारी पृथ्वी बन रही थी शुरुआत में, ठीक है, जब उसमें जीवन वगैरह नहीं था, उस टाइम पर ही, उस टाइम काल के करोड़ों वर्ष पुराने जो है कुछ पर्वत हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ पर्वत हैं। अब पर्वतों को क्या हुआ भाई, करोड़ों वर्ष हो गए तो इस पे हवा, पानी, ठीक है, सब कुछ लग लग के ये धीरे धीरे छटने लग गए। तो आज वो छट छट के जो है वो छोटे हो गए हैं, ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे करके, तो उन्हीं को जो है अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। तो नीलगिरी जो है वो एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। फिर 16वां है आपका, 16वां में कह रहा है कि कौन सा अग्निशमन अभिकारक, ये आपका क्वेश्चन आ रहा है। ये दो तरीके क्वेश्चन है, एक तो ये है एनवायरमेंट का भी क्वेश्चन है, और ये आपका जो है आपका केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मेनली इसको एनवायरमेंट में डाला जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अग्निशमन अभिकारक ओजोन, इस ओजोन से ये एनवायरमेंट का हो जाता है और अग्निशमन अभिकारक से ये केमिस्ट्री का हो जाता है, के लिए हानिकारक होता है। मतलब अग्निशमन अधिकारक का मतलब होता है कि जो भी ऐसी गैसें जो कि आग को बुझाती हैं, ठीक है, में ओजोन के लिए हानिकारक, ओजोन जो परत बना रखी है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो परत है समताप मंडल में, उसके लिए ऐसी कौन सा आग बुझाने वाली गैस है जो कि आपका ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको पता है सीएफसी जो है वो, उससे आग तो बुझाई नहीं जाती। ये सीएफसी किस में होती है, आपकी फ्रिज में होती हैं और आपका जो है एसी में होती हैं, ठीक, ये आपको पता चल गया। तो ये अपने आप ही गलत हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी नहीं हो सकती ओजोन, ठीक, ठीक है भाई, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ओजोन को ये इंपैक्ट नहीं करती है। अमोनिया, अमोनिया भी नहीं हो सकती, तो ऑटोमेटिकली ये हेलोन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है 17 क्वेश्चन, ये भाई त्रुटि थी इसमें, ये बोर्ड ने हटा दिया, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। हर सेट में कम से कम 5 क्वेश्चन मिनिमम गलत थे इनके, सबको मिला के आपका जो है हिंदी विंदी सबको मिला के जो है 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है। ये भी आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे बहुत बेसिक आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका डी, अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई, ठीक। अब मैं इसको, जब मैं इकोनॉमिक्स में आपको कुछ 4-5 टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं आपको 4-5 लेक्चर लूंगा, तो उसमें मैं आपको इन सब चीजों को डिटेल में बता दूंगा। एसएलआर, सीआरआर, सस्ती मुद्रा नीति क्या होती है, महंगी मुद्रा नीति क्या होती है, ठीक। तो इस तरीके से जब मैं आपको डिटेल बता दूंगा, अभी मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको डर बैठ जाएगा आपके। 19 क्वेश्चन है भाई, 19 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि डैश एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण मतलब रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सेना, नौसेना, हवाई सूचना निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी, इन सब जगहों से जो खुफिया जानकारी प्राप्त होती है उनका विश्लेषण करती है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी आपकी जो है संस्था है, तो संस्था का नाम है संयुक्त आसूचना समिति, ठीक। अब ये क्वेश्चन आपका मिसलेनियस में डाला जाएगा, ये आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेंगे तो हो जाएगा भाई। इंटरपोल जो है वो बाहर की संस्था है,
इंटरपोल ये काम नहीं करती। ये सिर्फ हमारे देश की बात कर रहे हैं, जितने भी ये आपके दिख रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, सेना, ये सब हमारे देश के हैं, लेकिन इंटरपोल तो हमारे देश की नहीं है भाई, वो विभिन्न देशों की पुलिसों का संगठन है। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ये काम करती नहीं है। सीबीआई थोड़ी ना खुफिया जानकारी को विश्लेषण करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ये समिति है, इसमें आपके जो है ये जितने भी रॉ का चीफ, आईबी का चीफ, प्रधानमंत्री, ये सब बैठते हैं इसमें सुरक्षा समिति में। ठीक है, ये विश्लेषण नहीं करती है, तो बसता है ये आसूचना समिति, संयुक्त आसूचना, ज्वाइंट आपका जो है इंटेलिजेंस, ठीक है, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी जो है ये आपका काम करती है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, लेकिन पढ़िए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से, तो ये आपका जो है आराम से हो जाएगा। फिर ये हरियाणा सरकार द्वारा ये करंट का क्वेश्चन था, उस समय ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसका आंसर था आपका अपनी बेटी अपना धन, ये उसी समय लॉन्च हुई थी। ठीक, 2016-17 में लॉन्च हुई थी, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका आ गया था। बहुत ज्यादा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर ही ये सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ये सेंट्रल लेवल की है, लेकिन अपनी बेटी अपना धन ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च की थी। फिर 21वां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के प्रसंग में डैश, ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है। एक त्रुटि है, ठीक है, जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्राय प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। मतलब जो कोई भी प्रोग्राम होता है उसके सोर्स कोड में ये रहती हैं और ये एक त्रुटि है, ठीक है, जो कि गलत नतीजे पैदा करती है। मान लीजिए आपने कोई जो है सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, उसमें जो है कोई आपसे त्रुटि हो गई तो क्या करेंगे, आपके नतीजे गलत दे देंगे। ठीक है, जैसे 2+2 5 भी दे सकते हैं, इस तरीके से होता है, तो इसको हम कहते हैं बग, कि भाई बग आ गया एक। फिर 22 है, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब आपको पढ़ाया जाएगा तब ये सब चीजें, ये बेसिक चीजें होती हैं कंप्यूटर की। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राज्यपाल करता है, लेकिन यहां ध्यान रख लेना कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके जो आपके जो मेंबर होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष और मेंबर, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाता राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट। इतना ध्यान रख लेना बस आप। ठीक, संविधान पढ़ेंगे अच्छे से, सब समझ में आ जाएगा ये। फिर है कितना बेसिक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, शुरुआत में 8 अनुसूची थी। ठीक, इस समय 12 अनुसूचियां हैं, तो इस समय का पूछ रहा है, इस समय साफ लिखा हुआ है, इस समय। फिर है 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो? 24वें क्वेश्चन में कह रहे हैं डैश एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है, मतलब एक एग्रीकल्चर सिस्टम है जिसमें भूमि का मालिक, जो भूमि का मालिक होता है, एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार के एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का प्रयोग करने को देता है। ये मुझे लगता है ना, उत्तर प्रदेश में खासकर, मैं तो कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, जो कृषि थोड़ा बहुत भी अगर वो बेसिक चीजें जानता है तो ये सवाल आराम से कर लेगा। इसका ये सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ए एक आदमी है, उसका 100 बीघा जमीन है, ठीक है। बी एक आदमी आता है, उसके पास जमीन नहीं है या फिर कम है, वो कहता है कि मुझे अपनी आधी जमीन 50 बीघा दे दो और मैं जो है उस पर अनाज पैदा करूंगा और उसमें जो है 50% आपको दूंगा मैं, और 50% मैं खुद रख लूंगा। आपका 50% आपकी जमीन के लिए होगा और मेरा 50% मेरी मेहनत का होगा। तो इसको आजकल मुंह जबानी में बटाई प्रथा कहते हैं ना। बहुत क्षेत्रों के नाम अलग अलग होंगे, लेकिन इसका नाम यही होता है, बटाई। बटाई मतलब शेयर क्रॉपिंग। सिंपल क्वेश्चन था। 25वां सवाल में क्या कह रहा है, कान्य कुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री लूसेंट से भी पढ़ी है ना, ठीक है, तो भी आप पता लगा लोगे, कन्नौज को बोलते थे। फिर 26वां ये आपका क्वेश्चन आ रहा है फिजिक्स से। ठीक, आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक, एनवायरमेंट, इनसे आपका एक एक दो ही क्वेश्चन बनना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि, ठीक है, और आपका जो है एक तरीके से कहा जाएगा संविधान, मूल विधि और करंट, इन सबसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन जो है कोई अच्छे बन रहे हैं। तो आपको यहीं पे फोकस करना है। कंपनी चाहे कोई भी हो, पैटर्न हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो 0 हर्ट्ज होती है। ये फिजिक्स में आप बिल्कुल आप देखेंगे ना, दूसरे तीसरे चैप्टर में दे रखा है। फिर है 27 क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है वर्ष 2016 में किस देश ने 53 सदस्यों वाले राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय लिया था? तो ये करंट का क्वेश्चन था, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यह है क्रांतियां, अगर आपने पढ़ी होंगी कृषि क्षेत्र में, गोल क्रांति कितना सिंपल है, आलू से संबंधित थी। ठीक, फिर है 29 बुशमैन, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है।
ठीक, जब आपको मैं ट्राइब्स बताऊंगा, इंडियन ट्राइब्स और इंटरनेशनल ट्राइब्स जो बताऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी डेजर्ट में मिलती है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है? जैसे मान लीजिए ये जो है आपका अफ्रीका है, तो अफ्रीका में ये जो रीजन है, ये यहाँ पे ये कालाहारी डेजर्ट है, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे जो है बुशमैन जातियां मिलती हैं यहाँ पे इस एरिया में। ठीक, मैं आज जब आपको ये सब बताऊंगा तो देखिए, ज्योग्राफी को इस तरीके के क्वेश्चन याद करने का सिंपल तरीका होता है, उनको मैप में याद रखिए तो आप जो है आराम से याद कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी जनजाति का कोई पार्टिकुलर एरिया नहीं होता है, वो कई देशों में एक रीजन में रहते हैं, वो क्षेत्र में रहते हैं, किसी पार्टिकुलर देश में नहीं रहते हैं। इसलिए क्षेत्र को याद रखोगे तो आप हमेशा क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन कह रहे हैं श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है। ठीक, तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आदमी जो है एक्सेल, जब मतलब हवा को अंदर लेता है फिर हवा को छोड़ता है, तो जो है एक्सेल करता है वो, तो उसमें जो है आपका जो है 4% के करीब वो एक्सेल करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है इतना 0.04%। मतलब सांस जब अंदर लेता है तब इतने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, और सांस बार जब बाहर छोड़ता है तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है। मतलब इसमें ऑप्शन में 3 ऐसे हैं जो बिल्कुल समान दर्जे के हैं, उसे चुने जो दूसरे के दर्जे के बराबर नहीं है। अब प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पुलिस महानिदेशक, खुफिया ब्यूरो आईबी, ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव और भारत सरकार के अपर सचिव, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, ये ए बी और डी, ये सब आईएएस रैंक के होते हैं ये। ठीक है, ये मुख्य वन संरक्षण आपका आईएएस भी हो सकता है और आईएफओएस भी हो सकता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी हो सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल सचिव जो होता है यह आपका जो है ये जो है इन तीनों के पोस्ट के बराबर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन है आपका, डैश भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति करता है, और किस जो आपके अनुच्छेद के तहत करता है, तो आर्टिकल जो है 148 के तहत। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें वो करता है, कौन सी नहीं करता है, क्या क्या उसके लिए चीजें होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्या बनने का, ये सब चीजें। 33 क्वेश्चन में कह रहा है सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस इसको बोलते हैं, को डोमेन नेमों में बदलता है, वह डैश कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको अगर नहीं भी आता है तो ये लिखा है, देखो, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, डोमेन नेम सिस्टम। 34 में कह रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 2008 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्या शिशु दिवस ये हो नहीं सकती, बेटी बचाओ आंदोलन ये हो नहीं सकती, क्योंकि बेटी बचाओ आंदोलन ये 2008 में नहीं, ये 2000 आपका जो है लगभग 14 या 15 के करीब आया, 15-16 करीब। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उन्नति, ये है नहीं। ठीक है, तो ये बालिका संरक्षण अभियान। ठीक, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इनको आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर है आपका 35 क्वेश्चन में ये कह रहा है वित्त मंत्री द्वारा बजट जो है जब प्रस्तुत किया जाता है तब उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये कह रहे हैं वित्त मंत्री का भाषण बजट सामान्यतः 2 खंडों में होता है। बिल्कुल सही बात है। खंड ए में कर निर्धारण संबंधी प्रस्ताव होते हैं, और खंड बी में जो है वो आपका सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण गौर करता है। ये बिल्कुल गलत है, 2 भागों में होता है, लेकिन खंड ए में जो है वो सरकार की योजनाओं के बारे में, योजनाएं और योजनाओं के लिए जो है जो फंड रिलीज किया जाना है उसकी बात करी जाती है। और खंड बी में बात करी जाती है आपकी कि भाई टैक्सेशन के बारे में, टैक्स कर कितना लगाना है कितना हटाना है, इनके बारे में जो है बात की जाती है। तो 2 खंडों में होता है, लेकिन दोनों खंडों में ये बात नहीं होती है। फिर बी है किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है, पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए और दूसरी बार पूरी तरह से। बिल्कुल सही बात है। ये आपका कब हुआ है, ये आपका हुआ है 2019 में ये चीज हुई थी। ठीक है, कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए अप्रैल बट्टे मई में चुनाव होने हैं, अब सरकार तो जो है यहीं तक काम करेगी ना भाई। ठीक, तो क्या करते हैं कि भाई लेकिन काम तो होना है, तो ये जो 3 महीने अप्रैल मई जून में अगर रिजल्ट आना है तो इन 3 महीनों के लिए हम छोटा सा एक बजट पास करते हैं जिसे कि लेखानुदान बोला जाता है। ठीक, उसके बाद जब ये सरकार जिसकी बन जाती है वो पूर्ण रूप से जो है बाकी के बचे हुए महीनों के लिए आपका जो बजट पेश कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी।
ये आपका जब संसद में जब बजट का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब उसमें डिटेल में समझा दूंगा मैं। 36 है वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? ठीक, वन्य जैव विविधता संस्थान, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये जैव विविधता की बात कर रहा है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भी गलत है। वन आधारित आजीविका विस्तार केंद्र, ये भी गलत। इसके ऑप्शन पढ़ के भी आप लगा सकते हो इसमें साफ कह रहा है, देखिए भारतीय वानिकी अनुसंधान ये एवं शिक्षा परिषद, यही आंसर है इसका। फिर है 37 में, ये भी आपका करंट से क्वेश्चन है, इसको भी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 38 में कह रहा है वो राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपका जो है संसद के पास होता है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि आर्टिकल 169 में, ठीक, राज्य की जो विधान परिषद होती है, मैंने बताया था ना आपको कि राज्य का जो विधान मंडल होता है, विधान मंडल जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं उसके। एक होती है विधानसभा जिसके लिए हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, और एक होती है विधान परिषद। ये हर स्टेट में नहीं होती है, बड़े स्टेट होते हैं उन्हीं में होती है। ठीक है, या फिर जो स्टेट चाहता है वो कर सकता है। तो होता क्या, नियम क्या है कि विधान परिषद को बनाने के लिए एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित होता है, उसके बाद वो प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और फिर राष्ट्रपति उसे संसद में पेश करवाता है, और संसद से मंजूरी मिलने के बाद वो स्टेट अपने स्टेट में विधान परिषद को आपका जो है बना सकता है। 39 क्वेश्चन, संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। देखिए, राष्ट्रपति भी दिलवा सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति वो भी दिलवा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति वो दिलवा सकता है आपका सदस्यों को शपथ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यह है आपका लास्ट क्वेश्चन, ये पूरी तरह संविधान से है। ग्रेनविल ऑस्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे संविधान पे, इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब टिप्पणियां करी हैं, पॉजिटिव भी करी है, नेगेटिव भी करी हैं। द्वारा गढ़ा गया एक शब्द, मतलब इनके द्वारा एक शब्द कहा गया था जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट की सरकारें हैं वो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं और कमजोर पड़ जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर कर सकती है या जो है आपका उसकी जो है वो कमजोर हो, ऐसा नहीं है। इसको क्या कहते हैं, ये पिछले 3-4 सालों से एक वर्ड चल रहा है, ठीक है, हमेशा न्यूज में आता रहता है, वो है सहकारी संघवाद। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सहकारी संघवाद। ठीक दोस्तों, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इसके माध्यम से सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख के जाइए, ठीक, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाते हैं तो एक आइडिया आपको लग जाता है। और इससे मैं ये भी बता सकता हूं, आपको भी ये बताना चाहता हूं मैं कि क्वेश्चन पेपर जो सेट करता है वो किस मेंटेलिटी से सेट करता है और आप वो क्या चाहता है आपसे। अगर आप ये पकड़ लेंगे तो आप आराम से, अगर नहीं भी अगर आपको क्वेश्चन कोई आता है तब भी आप कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।